मेरे शौहर स्कूल टीचर थे। तनख्वाह कम और महंगाई बहुत, बड़ी दिक्कतों से वक्त गुजारा। मेरे सरताज की आरजू थी कि बेटे को आला तालीम दिलवाएं। तालीम का लेकिन असगर को कुछ ज्यादा शौक ना था। उसने जो तू FA पास किया और फिर इलेक्ट्रिशियन का कोर्स करने की ख्वाहिश जाहिर की, तो हमने यही बेहतर जाना कि कुछ हुनर सीख जाए ताकि कल को अपने पांव पर खड़ा हो सके। यूं भी आला तालीम दिलवाने के लिए रुपया दरकार था, जो हमारे पास नहीं था। 2 वक्त इज्जत की रोटी मुयस्सर थी, उसी पर कनात कर ली थी। एक सरकारी टेक्निकल इदारे से असगर ने कोर्स मुकम्मल करके डिप्लोमा हासिल किया तो उन्हीं दिनों सऊदी अरेबिया में ज़रूरत इलेक्ट्रिशियन का इश्तिहार शाये हुआ। ये किसी बड़ी कंपनी की तरफ से था। असगर ने अप्लाई कर दिया। खुशकिस्मती से उसे बैरून मुल्क जाकर रियाल कमाने का सुनहरी मौका मिल गया। बेशक उसकी जुदाई शाक थी, मगर दूसरा कोई रास्ता न था। वतन में रहकर FA पास को चपड़ासी की मुलाजमत भी सिफारिश से मिलती थी। मैंने दिल पर जबर किया और उसे सऊदी अरेबिया जाने की इजाज़त दे दी। असगर ने खूब मेहनत से काम किया और हर माह माकूल रकम घर भिजवाने लगा। उसकी तनख्वाह पाकिस्तान में ज़्यादा हो जाती थी और रकम कई गुना बढ़ जाती थी। यूं हमारे हालात तेज़ी से बेहतर होने लगे। मुझे बेटे की शादी की फिक्र थी। रुपया जमा करती रहती थी ताकि जब असगर आए तो उसकी शादी के अखराजात मौजूद हों। 3 साल बाद छुट्टी मिली और उसने आमद की खुशखबरी दी। जब वो आया तो कुछ रिश्तेदार मुबारकबाद देने आए कि बेटा खैर आफियत से आ गया है। उनमें एक ऐसी फैमिली भी थी जो मेरे खाविंद के जानने वाले लोग थे। उनकी लड़की 9वीं जमात की तालबा थी। अपनी माँ के हमरा आई थी। उसका नाम लाइबा था। वो मुझे पसंद आ गई। ये हमारी तरह के लोग थे। तभी मैंने लाइबा को बहू बनाने का फैसला कर लिया। असगर के आते ही मैंने उसकी शादी का जिक्र छेड़ दिया। पहले तो वो शर्माया, ये उज़र भी दिया कि अभी माली हालात और बेहतर करना चाहता है, लिहाजा शादी का ख्याल फिलहाल नहीं आया है। लेकिन मैंने उसे राजी कर लिया, ये कहकर कि लड़की बहुत अच्छी है, अगर हमने देर कर दी तो उसका रिश्ता कहीं और हो जाएगा, फिर ऐसी अच्छी लड़की ना मिलेगी। लाइबा के घर वाले रिश्ता देने पर राजी हो गए। झटपट रिश्ता तय करके मंगनी की रस्म भी कर दी और रुखसती के लिए 1 साल की मोहलत मांग ली। 1 माह छुट्टी गुजारकर असगर वापस सऊदिया लौट गया। इस दौरान असगर की तनख्वाह से मैंने उसकी होने वाली दुल्हन के लिए जेवरात और बरी बनवा ली। असगर ने आने में देर लगा दी, जबकि हमारी तरफ से खतूत का तांता बन गया था। 2 साल बाद वो आ गया और घर में शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। इस दौरान मैं मुसलसल बेटे के सामने लाइबा की तारीफें करती रहती थी कि लड़की बहुत नेक और नेक सीरत है, 5 वक्त की नमाज पढ़ती है और ऐसी लड़की तो किस्मत वालों को मिलती है, वगैरह वगैरह, ताकि उसके दिल में अपनी होने वाली दुल्हन के लिए मोहब्बत पैदा हो जाए। असगर की छुट्टी ज्यादा नहीं थी, लिहाजा 1 माह के अंदर अंदर शादी हो गई और लाइबा दुल्हन बनकर हमारे घर आ गई। वो एक खुश शक्ल लड़की थी और दिलकश शख्सियत की मालिक थी। असगर को अपनी दुल्हन बहुत अच्छी लगी और वो उसके प्यार में खो गया। 1 माह तो पलक झपकते गुजर गया। असगर के वापस जाने का दिन आ गया। चूंकि वो फौरी तौर पर लाइबा को साथ ना ले जा सकता था, तभी हमारे स्पुर्द करके चला गया और जाते हुए कहा कि अम्मी जान, ये मेरी अमानत है आपके पास, इसका बहुत ख्याल रखना। असगर बीवी को हर हफ्ता फोन करता और हर माह अलहदा रकम भी इरसाल करता था। उसके अलावा जब उसका कोई दोस्त सऊदी अरेबिया से पाकिस्तान आता, वो लाइबा के लिए कीमती तोहफे भी भिजवाता था। मुझे हैरत होती कि मैं इसकी माँ थी जिसने उसे जन्म दिया, पाला पोसा, परवान चढ़ाया। वो मेरे लिए कुछ भेजने की बजाय सभी कुछ लाइबा के लिए भिजवाता था। इस पर मैं कुछ रंजीदा सी रहने लगी थी। दूसरी तरफ ये, जब उसका फोन आता, लाइबा दौड़कर रिसीवर उठाती, फिर बातचीत करके रख देती। असगर बहुत कम मुझसे बात करता था और मैं बेटे की इस लाताल्लुकी पर दिल महसूस कर रह जाती थी। एक रोज हमारे घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खोला तो पोस्टमैन था। उसके हाथ में लिफाफा था जो लाइबा के नाम था। ये किसका खत हो सकता है, जबकि बहू के वालदैन, भाई बहन सब इसी शहर में रहते थे। ये सवाल बेमानी ना था। तभी खत लाइबा के हवाले करने की बजाय मैंने छुपा लिया और जब रात को सब सो गए तो तन्हाई में खोलकर पढ़ने लगी। ये किसी मर्द का खत था जिसने लाइबा को मोहब्बतनामा इरसाल नहीं किया था, बल्कि लिखा था कि लाइबा का माजी दागदार है
और ये लड़की पाक दामन नहीं थी। खत पढ़कर परेशान हो गई। उसी दिन मेरे दिल में ख्याल आया कि खत बिला वजह किसी ने तहरीर नहीं किया। जब तक पर ना हो कौवा नहीं बनता, और राई का पहाड़ बनाने के लिए भी राई का होना लाजिम है। खत किसी बदखा ने जरूर तहरीर किया था, मगर यह तो मानी हुई बात थी कि दाल में कुछ काला जरूर था, और माजी में ऐसा कोई सानेहा भी हो गुजरा था जिसकी वजह से यह खत हमें भिजवाने की नौबत आई थी। अब रोज सुबह शाम एक ही बात बेसुकून रखती कि ना जाने लाइबा का माजी कैसा होगा। काश के मेरे पास जादू का कोई ऐसा ग्लोब होता जिसमें झांककर मैं अपनी बहू का माजी देख सकती। ज्यों ज्यों दिन गुजर रहे थे उलझन बढ़ती जाती थी, और मैं बहू को शक्को शुबे की नजरों से तकती जाती थी। गर्ज ये कि एक अजब सी बेसुकूनी ने दिल में घर कर लिया और मेरा दिमाग माऊफ रहने लगा। इन बीमार सोचों ने बेलाखिर मुझे भी बीमार कर दिया। चेहरे से खुशी और शादाबी रुखसत हो गई, वहशत सी बरसने लगी। पास पड़ोस से औरतें मिलने आती तो मुझे हैरत से देखती थी। वो समझती थी शायद कि बहू मुझे पसंद नहीं है या फिर मैं बहू से नाखुश हूं। ऐसी बात ना थी। मेरी बहू सुघड़, बाअदब और बाइखलाक थी। वो सूझबूझ वाली लड़की थी, मेरी इज्जत करती थी और शिकायत का मौका नहीं देती थी। लेकिन मैं ही उस गुमनाम खत की वजह से एक ज़हनी आरज़े में मुब्तला हो गई थी। हर वक्त बस यही एक सवाल परेशान करता रहता था कि बहू का माजी कहीं दागदार तो नहीं है। शादी से कबल अगर किसी लड़की से कोई गलती सरजद हो जाए तो यकीनन वो शौहर या ससुराल वालों पर कभी इस राज के अफशा होने को पसंद नहीं करती। अगर कोई दूसरा उसके माजी से पर्दा उठा दे तो भी वो यही चाहेगी कि उसकी भूल को फरामोश कर दिया जाए और उसके राज की पर्दा पोशी रहे। लेकिन मैं अब ये चाहने लगी थी कि लाइबा खुद मुझे अपने माजी के बारे में आगाह कर दे, ताकि मेरे दिल से वहमो गुमान दूर हो जाएं और मैं सुख और सुकून का सांस ले सकूं। मैंने कई बार इशारों के नायों में उसे कुरेदा, लेकिन वो टस से मस ना हुई और हर बात सुनी अनसुनी कर गई। अब मैंने एक और गुर आजमाया। इससे गैर मामूली तौर पर मोहब्बत जतलाने लगी और हर आए गए के सामने उसकी तारीफों के पुल बांधने लगी। यही नहीं, उसका इतना ख्याल रखती थी कि बहू को गुमान होने लगा उसकी हकीकी मां से बढ़कर हूं। अब उसने पूरी तरह मुझ पर एतबार करना शुरू कर दिया। वो ऐसे घुल मिल गई जैसे कि मैं सास नहीं उसकी सहेली हूं। दिल की हर बात मुझे बताए बगैर उसे चैन नहीं आता था। फिर एक दिन मैंने उसे वो खत दिखा दिया और कहा कि देखो लाइबा बेटी, तुम्हारी माजी में कुछ था या नहीं, लेकिन ये बात तय है कि जिस बदखा ने यह खत हमें तहरीर किया है वो दोबारा भी ऐसी हरकत कर सकता है। ये तो शुक्र है कि असगर यहां नहीं है। सोचो अगर यह खत उसे मिल जाता तो क्या होता। औरत लाख बेगुनाह सही, लेकिन मर्द के दिल के आईने में भी बाल आते देर नहीं लगती। जब मैं ये बातें कर रही थी वो परेशान सी मेरा चेहरा तक रही थी। तभी मैंने कहा, बेटी देखो, तुम मुझ पर एतमाद करो क्योंकि तुम मुझे बहुत प्यारी हो। अगर कोई ऐसी बात माजी में तुमसे वाबस्ता है तो मुझे बताकर अपने दिल का बोझ हल्का कर दो। मैं तुम पर इस कदर फिदा हूं कि जाहिर है तुमको कभी कोई नुकसान पहुंचाने का सोच भी नहीं सकती। अलबत्ता तुम्हारे लिए अच्छा होगा। अगर तुम सच कहोगी तो किसी अनहोनी के मौके पर बचा पाऊंगी, मगर याद रखो ऐसी वैसी कोई बात कभी असगर के इल्म में आ गई तो वो तुमको जरूर तलाक दे देगा। ऐसी बातें करके लाइबा को ना सिर्फ अपना एतबार दिलवाया बल्कि उसको कुछ खौफजदा भी कर दिया। तब वो मेरे सामने अपने लब खोलने पर मजबूर हो गई और लरजते कांपते लफ्जों से यूं गोया हुई कि अम्मी जान, शादी से 1 माह कबल ऐसा वाकया हो गया जिसको हादसा कहना चाहिए, लेकिन इसमें मेरा कोई गुनाह और कुछ खता शामिल नहीं है। मैंने हिम्मत दिलाई कि हाँ हाँ कह दो, तुम्हारा राज मेरे सीने में मरते दम तक तुम्हारी अमानत होगा और कभी मैं इस राज को किसी पर भी अफशा ना करूंगी। वो रोते हुए बोली, एक दिन अम्मी के साथ खाला के घर गई तो उन्होंने रहने पर इसरार किया। अम्मी मुझे उनके पास छोड़कर चली गई। बोली 1-2 दिन रह लो फिर आकर ले जाएंगे। खाला मुझसे प्यार करती थी, उनके घर रहने पर बहुत खुश थी। नहीं मालूम था कि यह खुशी बदबख्ती में तब्दील हो जाएगी। दोपहर का वक्त था, खाला खाना खाकर सो रही थी और मैं अकेली बोर होने लगी तो सीढ़ियां चढ़कर ऊपर चली गई। वहां छत पर एक कमरा बना हुआ था जिसमें एक पलंग भी पड़ा था। मैं पलंग पर लेटकर रिसाला देख रही थी कि पता भी ना चला आंख लग गई। खबर न थी कि यह कमरा खाला जान के घरेलू मुलाजिम जफर के इस्तेमाल में है, जो उनके लिए ड्राइवरी के फराइज सर अंजाम देता था।
6 बरस कबल ये लड़का उनके पास आया था और अब भरपूर जवान था। बहरहाल वो जब कमरे में आया, मुझे अपने बिस्तर पर दराज पाया। देखा मैं गहरी नींद में हूं। उसने दरवाजे की कुंडी चढ़ा ली और बेखबरी में मेरी गफलत से फायदा उठा लिया। मर जाना मेरे बस में न था, वरना मर भी जाती, लेकिन मैं बुज़दिल थी, खाला को कुछ बता सकी और न मर ही सकी। ये कहकर लाइबा ने चेहरा अपने हाथों में छुपा लिया और रोती रही। मैंने रोती हुई बहू को गले से लगाया, तसल्ली दी कि ये तुम्हारी गफलत से हुआ या कि हादसा था। बहरहाल तुमने जानबूझकर खता नहीं की, तो अब तलख वाक़े को भूल जाओ। मैं भी यकीन दिलाती हूं कि इसे भूल जाऊंगी, जैसे कि तुमने कुछ कहा ही नहीं और मैंने कुछ सुना ही नहीं। मैं तुम्हारी पर्दापोश हूं और अल्लाह पर्दापोशी को पसंद करता है। समझ रही थी कि इस गुमनाम खत से ये सवाल शैतान ने मेरे जहन में रासिख कर दिया था कि लाइबा पाक दामन नहीं है, उसका माजी दागदार है। लेकिन अब जब राख को कुरेदा तो इसमें दबे अंगारे दहक कर निकल पड़े। होना तो ये चाहिए था कि बहू के कहे को भुला देती, क्योंकि उसने मुझ पर एतबार किया था और मैंने भी उसे एतबार दिलाया था, लेकिन ऐसा ना हो सका। मेरे दिलो ज़हन पर इस राज के अफशा होने से पहाड़ जैसा बोझ पड़ गया, जिसका सहना अब मेरे लिए मुश्किल हो गया था। जाने ये कैसी शैतानी उलझन थी कि ख़त्म होने की बजाय बढ़ती ही चली जा रही थी। ज्यों ज्यों वक्त गुजरता जा रहा था, मेरे दिल का दामन कांटों की बाढ़ में उलझता जाता था, उलझकर तार तार होता जाता था। अब तो ये सोचकर ही हौलने लगी कि अगर मेरी बहू उन्हीं दिनों उम्मीद से हो गई तो क्या होगा। उसकी पहलौटी की औलाद को मैं कामिल तौर पर अपना पोता या पोती कह सकूंगी या नहीं, क्योंकि शक का सांप तो मुझे डसता ही रहेगा। मुझे लगा लाइबा को कुरेद कर और उसका माजी जानकर मैंने बहुत बड़ी गलती की है। मेरे तो सारे ख्वाब ही चकनाचूर हो गए। जब मेरी ऐसी हालत हो गई थी कि खुदा ना खास्ता अगर असगर को कोई ये बात बता देता तो उसकी क्या हालत होगी, ऐसा सोचकर ही जहन पर हथौड़े से बरसने लगते थे। लाइबा का तो कुछ ना कहा, लेकिन अब मैं खुद अंदर से सही सालम ना रही थी। थोड़े दिन ही गुजरे तो एहसास हुआ बहू उम्मीद से है। अब बोझ मेरे दिल पर ज्यादा हो गया। रात दिन अनदेखी आग में झुलसने लगी। आने वाले बच्चे की खुशी का एहसास शक की तपिश में ढलने लगा। यही सोचने लगी कि यह बच्चा अगर अस्कर की बजाय उस मुलाजिम की निशानी हुआ जिसने मेरी बहू की इफ़्फ़त पर शब खून मारा था तो क्या होगा। क्या मेरा बेटा उम्र भर किसी और की औलाद को अपनी औलाद समझकर पालता रहेगा और प्यार करता रहेगा। ये मेरी बहू का गुनाह नहीं बल्कि किसी हादसे का समर था, तो भी मैं इस धोखे को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। इकरार करती हूं कि मुझ में अजमत ना थी, इसलिए चाहते हुए भी एक अजीम इंसान साबित ना हुई कि अपना वादा तोड़कर असगर को बहू के माजी से आगाह कर दिया। और यूं उसने अपने ससुर को फोन करके लाइबा को साथ ले जाने को कह दिया। लाइबा मैके पहुंच गई तो भी उसे यकीन न था कि यह सब मेरी वजह से हुआ है। वो रोज फोन करती और कहती, अम्मी जान मेरा यहां दिल नहीं लगता, मुझे अपने घर आना है। और मैं जवाब देती, असगर आने वाला है, आएगा तो खुद तुमको ले आएगा। 6 माह उसे धोखे में रखा और जब असगर आया तो उसने लाइबा को तलाक दे दी। उसने बच्चे को भी कबूल ना किया, वो उसकी सूरत भी देखने नहीं गया। जानती हूं लाइबा पर क्या गुजरी होगी। यकीन है उसने मुझे माफ नहीं किया होगा, लेकिन आज भी जब अपने किए के बारे में सोचती हूं तो लरस जाती हूं। यकीनन मुझसे ऐसी खता सरजद हुई शायद जिसे खुदा भी माफ ना करेगा। ये भी सोचती हूं कि अगर वो बच्चा जिसको लाइबा ने अपने मैके में जन्म दिया वो मेरा पोता ही है तो क्या वो मासूम कभी अपनी इस गुनाहगार दादी को माफ कर सकेगा। असगर ने दूसरी शादी की मगर खुदा ने उसे औलाद ना दी। शायद ये भी हमारे ही जुर्म की सजा हो। तो दोस्तों, इस बारे में आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। कैसी लगी ये कहानी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।